आप लोगों तक हमारी आवाज जा रही है? गुड आफ्टरनून। ओके, तो जैसा कि तय शेड्यूल है, अभी हम लोग जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ेंगे। सीटेट 1 to 5 में ईवीएस से आपको टोटल जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए मैंने आप लोगों को कैप्सूल कोर्स में 2 पीडीएफ दिया है। एक पीडीएफ 1 है पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 2 वाला जो पीडीएफ है उसमें वर्ग 3, 4, 5 के जो पर्यावरण अध्ययन की किताब है, जिससे 12-13 प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए है, जो कि आप में से लगभग स्टूडेंट को वो याद भी है। कुछ एकाध जो नए लोग जुड़े हैं तो उनके लिए आपको वो जो 3, 4, 5 वाला पीडीएफ है, तो एक रिकॉर्डिंग मैं वीडियो लेक्चर का शेयर कर दूंगा पर्यावरण अध्ययन का। आप उस लेक्चर को सुनिएगा 2 बार 3 बार, और उनके बाद जो है नोट्स जो पार्ट 2 वाला है उनको आप पढ़िएगा। तो उससे वो चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और शेष जो आपको 20-22 क्वेश्चन जो है बच गए, तो उनके लिए ये पीडीएफ अभी 7 पेज का मात्र है, ज्यादा नहीं है। इनको अभी हम पढ़ा रहे हैं और ये अभी मैं खत्म कर दूंगा, तो आप लोग जो है का पर्यावरण का तैयारी जो है वो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण है, थ्योरी से ज्यादा है। तो आज बहुत सारा थ्योरी मैं खत्म करने जा रहा हूँ अलग अलग विषयों का, और फिर जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन और टेस्ट पर जो है ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, ध्यान देंगे। तो आप लोग एक बार पुनः कंफर्म कर दीजिए कि हमारी आवाज आप लोगों तक सही से पहुंच रही है। ओके, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, बहुत अच्छा। ठीक। तो देखिए, पर्यावरण क्या है, तो हमारे चारों ओर आपको जो कुछ भी है, चाहे वह प्रकृति के द्वारा निर्मित हो या मानव के द्वारा निर्मित हो, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण का 2 पक्ष होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा आपको मानव निर्मित पर्यावरण, जिसको कि सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भी कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जो कुछ भी है वो आपको ईश्वर द्वारा निर्मित होते हैं। उनके भी 2 पक्ष है, एक भौतिक पक्ष है और एक जैविक पक्ष है। मिट्टी, जल, वायु, तापमान, आर्द्रता, नमी, ये सब पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण के भौतिक पक्ष है। जबकि जितने भी जीवित प्राणी है, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, पौधे हो, जंतु हो, वो प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक पक्ष है। और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जो मानव निर्मित पर्यावरण है, उसके अंतर्गत जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, विनिर्माण,
जो भी इंडस्ट्री है, लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, यानी जो कुछ भी महाविद्यालय है, ये सारा चीज आपको मानव निर्मित या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण पर के पेडागोजी में ज्यादातर आपको क्वेश्चन किया जाता है किसको लेकर के, तो पर्यावरण के एकीकृत या समग्र उपागम को लेकर के। देखिए, वर्ग 1 से 5 तक के बच्चे को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा जो है, अलग अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इन सब को समेकित रूप में एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। और ये जो उपागम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी एकीकृत या समग्र उपागम पर्यावरण अध्ययन का कहा जाता है। यानी पर्यावरण अध्ययन के समग्र उपागम से क्या तात्पर्य है, यदि ऐसा आपसे प्रश्न किया जाए तो आपका उत्तर होगा कि वर्ग 1 से 5 तक के जो भी बच्चे हैं, उनको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा अलग अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाकर एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाना पर्यावरण अध्ययन का समग्र उपागम कहलाता है। यानी 1 to 5 में जो आप ईवीएस पढ़ाते हैं, तो आगे चलकर जो आप एसएसटी पढ़ाते हैं, या आप साइंस पढ़ाते हैं, या इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा पढ़ाते हैं, उन तीनों का मिक्स्ड फॉर्म ही क्या है, ईवीएस है। अब प्रश्न उठता है कि ये पर्यावरण अध्ययन का जो एकीकृत उपागम अपनाया गया है, वो क्यों अपनाया गया है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आपको 1 to 5 के बच्चे जिस उम्र में होते हैं, वे पर्यावरण के वैज्ञानिक पक्ष को अलग और सामाजिक पक्ष को अलग अलग देखने में सक्षम नहीं होते। वे समूचे पर्यावरण को समग्र रूप में देखते हैं, तो इसलिए आपको ये समग्र उपागम या एकीकृत उपागम अपनाया गया है। दूसरी बात है कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण, यानी बाल केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, तो चूंकि आजकल बाल केंद्रित शिक्षा का युग है और बच्चों के मनोविज्ञान का हमेशा क्या रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, तो ये 1 to 5 में ईवीएस के एकीकृत उपागम अपनाने का एक कारण यह भी है कि यह आपको बाल मनोविज्ञान पर आधारित संकल्पना है, बस्ता का बोझ भी इनसे कम होता है। तो इन सब के कारण आपको पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत उपागम, यानी अलग अलग विषय के रूप में आपको साइंस, सोशल साइंस नहीं पढ़ाकर एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाना, इस चीज को अपनाया गया है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत उपागम अपनाने की सिफारिश जो है, वो पहली बार 1975 में की गई थी, लेकिन ये लागू हुआ एनसीएफ 2000 के द्वारा ना। एनसीएफ 2000 के द्वारा आपको पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत उपागम को अपनाया गया। देखिए, वर्ग 3, 4, 5 में ईवीएस के लिए एनसीईआरटी के द्वारा अलग से किताब विकसित की गई है, जिसका नाम आसपास भाग 1, भाग 2, भाग 3 है। वर्ग 3 और 5, वर्ग 3 से 5 तक जो है आपको ईवीएस के लिए एनसीईआरटी के द्वारा अलग किताब विकसित की गई है। लेकिन वर्ग 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का कोई अलग किताब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, इसके लिए कोई अलग से किताब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वर्ग 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन विषय बच्चों को नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना है, अलग से किताब नहीं है। तो भाषा और गणित की जो पुस्तकें हैं ना, उनको पढ़ाने के क्रम में ही आप बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का भी क्या देंगे, वर्ग 1 और 2 में ज्ञान देंगे। और ऐसा आप किस तरह से करेंगे, इसके लिए एनसीईआरटी के द्वारा एक पुस्तक विकसित की गई है, ईवीएस थ्रू ईवीएस स्किल्स थ्रू मैथ एंड लैंग्वेज। आप इस पुस्तिका का अध्ययन करके एक शिक्षक के रूप में यह जान सकते हैं कि 1 और 2 में आपको गणित और भाषा के माध्यम से पर्यावरण किस तरह से पढ़ाना है। यानी कहने का क्लियर बात यह है कि 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ाना है। 3, 4, 5 में आपको किताब मिलेगी पढ़ाने के लिए। 1, 2 में आपको किताब नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पर्यावरण अध्ययन बच्चे को पढ़ाना है। और कैसे पढ़ाना है, तो गणित और भाषा के माध्यम से ये काम आपको करना है। देखिए, प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस का शिक्षण किया जाता है,
उनका जो कुछ मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि आपको प्राइमरी लेवल पर बच्चों को ईवीएस जो हम पढ़ाते हैं तो उसमें विविधता का सम्मान करना बच्चे सीखे, इस लक्ष्य को हमेशा आगे रखते हैं। आप में से जिसने भी वर्ग 3, 4, 5 के पर्यावरण के तथ्यों को पढ़ा होगा इससे पहले क्लास में या उस नोट्स को पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको वैश्विक स्तर पर और खास करके राष्ट्रीय स्तर पर जो विविधताएं हैं ना, कहीं पर आपको मतलब ट्रॉली से बच्चा स्कूल जाता है तो कहीं पर आपको बांस के चचरी पुल से स्कूल जाता है। यानी भारत की जो विविधताएं हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उनका और थोड़ा बहुत विश्व का भी उसमें उदाहरण दिया गया है। जैसे हांगकांग का लोग केवल सांप का हांगकांग के लोग सांप का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। यानी विविधता की समझ बच्चों में पैदा हो और विविधता का बच्चे सम्मान कर सके, इस बात को सिखाना 1 to 5 में ईवीएस के शिक्षण का एक लक्ष्य है। साथ ही साथ बच्चे आसपास के पर्यावरण को समझ सके, पेड़ पौधे, जंतु, पक्षी जो उनके आसपास है उनके प्रति वह सजग हो सके, इस चीज को आपको ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ बच्चे जो है उसमें सामाजिक मुद्दों के प्रति जो है संवेदनशीलता विकसित हो सके। जैसे पाठ में बहुत जगह जो है असमानता जो हमारे समाज में है या अन्य आधारों पर जो विभेद है उनको भी इसमें दर्शाया गया है। तो बच्चे सोशल इश्यूज के प्रति जो है सेंसिटिव हो सके, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, बच्चे आलोचनात्मक चिंतन करने में सक्षम हो पाए, ये सारा चीज आपको प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में एकीकृत और समग्र उपागम को लागू किया गया है और इसे थीम या उपविषय या प्रकरण आधारित बनाया गया है। वर्ग 1 से 5 तक के लिए पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या है उसको थीम आधारित बनाया गया है। कौन आधारित बनाया गया है? थीम आधारित। न थीम आधारित बनाने का जो कारण है वो यही है कि बच्चे में समग्र सोच को बढ़ावा दिया जा सके और विषय की जो पारंपरिक सीमाएं हैं उसका खंडन हो सके, बच्चे में अंतर विषयक ज्ञान जो है विकसित हो सके, इसलिए आपको थीम आधारित बनाया गया है। वर्ग 1 से 5 में एनसीईआरटी के द्वारा जो ईवीएस के लिए 6 थीम निर्धारित किए गए हैं। एकीकृत अभी तक नहीं समझे? एकीकृत मैंने एक कर देना। जैसे कि 6 क्लास के बाद सोशल साइंस अलग विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है और साइंस अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन वर्ग 1 से 5 तक इन दोनों ही विषय की जो बातें हैं उसको एक ही पुस्तक ईवीएस के रूप में, एक ही विषय ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाता है। यानी दोनों को एक साथ कर दिया गया, एक दूसरे में जोड़ करके संगठित कर दिया गया। इसी को एकीकृत करना कहते हैं। अब एकीकृत अच्छा शब्द है, पॉजिटिव वर्ड है ना। हालांकि आप लोगों को बार बार कहते हैं ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर तब लागू होता है जब हमको कुछ समझ में नहीं आए, तब वो लागू होगा ना। चलिए, वर्ग 1 से 5 में आपको एनसीईआरटी के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के लिए जो 6 थीम निर्धारित की गई है उसमें पहला है परिवार तथा मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जल, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। एकदम रटा हुआ होना चाहिए ये 6 थीम। एग्जाम में पूछता है कि इनमें कौन पर्यावरण अध्ययन का थीम है कौन नहीं है, ऐसे करके पूछता है। और इसमें जो पहला वाला परिवार तथा मित्र वाला थीम है उसमें 4 गो उप थीम है। परिवार तथा मित्र वाले थीम में 4 उप थीम है। 4 उप थीम कौन कौन है? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। आपसी संबंध यानी जैसे परिवार की जानकारी या आपको और भी तरह से जो समाज में लोग एक दूसरे से मिल करके रहते हैं उसके बारे में जानकारी। तो आपसी संबंध, काम न, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जो कार्य करते हैं, खेल न, जानवर, पौधा, ये 4 गो उप थीम है। किसका? परिवार और मित्र नामक जो मुख्य थीम है उसका 4 उप थीम है ये। वैसे 6 मुख्य थीम है, उसमें जो पहला वाला परिवार और मित्र है उनका 4 गो उप थीम है। देखिए, जंतु और पौधे को मुख्य थीम के अंतर्गत नहीं रखा गया है बल्कि इसे परिवार और मित्र के अंतर्गत
जो है उपथीम के रखे रूप में रखा गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे जंतुओं के प्रति क्या हो सके, संवेदनशील हो सके, उसे भी अपने परिवार का क्या समझे, अंग समझे, उनकी उपयोगिता। और हाँ, उपथीम भी ये पहले वाला का चारों उपथीम, पहले परिवार और मित्र का ही केवल 4 गो उपथीम है, तो उनको याद रखना जरूरी है। अलका वर्मा, इसमें कैप्सूल कोर्स में उतना ही चीज हम लिखे हैं जिसको याद रखना जरूरी है, एक्स्ट्रा चीजें कुछ लिखे ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये नहीं पूछना है कि सर ये याद रखना है या नहीं। कैप्सूल कोर्स में जितनी बात लिखी गई है वो सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए ईवीएस शिक्षण में कहानी, कविता, नाटक इस सब को आपको शामिल किया गया है। पाठों को अलग अलग तरीके से, विविध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कहानी, कविता, नाटक इस सब को ईवीएस के बुक में शामिल किया गया है। इनके पीछे जो कारण है कि बच्चे कहानी आदि के पात्रों से जुड़कर अमूर्त चिंतन और कल्पना कर सके। ऐसा नहीं है कि कहानी सुनाकर बच्चों में हम साहित्यिक गुणों का विकास कर रहे हैं। ईवीएस में, ईवीएस में कहानी सुनाने का वो उद्देश्य नहीं है। ईवीएस में कहानी सुनाने का ये भी उद्देश्य नहीं है कि हम बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं, बल्कि ईवीएस में कहानियों का जो प्रयोग किया जाता है, कविता का प्रयोग जो किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो चीज आपको अमूर्त है उसकी बच्चे क्या कर पाए, कल्पना कर पाए। जैसे कि मैदानी परिवेश में रहने वाला कोई बच्चा है, उसको तो बाघ सिंह जंगल वो कभी देखा नहीं है, तो अब उसका फिगर उसके दिमाग में कैसे बनेगा? तो कहानी इसमें प्रमुख भूमिका क्या करती है, का निर्वाह करती है। यानी बच्चों बच्चों में अमूर्त चिंतन करने, कल्पना करने आदि की क्षमता का क्या हो, विकास हो। इसलिए आपको कहानी, कविता, नाटक ये सब पर्यावरण अध्ययन में के विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शामिल किया गया है। देखिए ईवीएस की जो पढ़ाई होती है वह कक्षा के अंदर भी होती है, कक्षा के बाहर भी होती है। ईवीएस शिक्षण में आपको क्षेत्र भ्रमण विधि का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि बच्चे पर्यावरण में यदि जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे और वहां यदि रियल चीजें वो अपनी आंखों से देखेंगे तो वह चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ईवीएस शिक्षण कक्षा के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर होता है। और ईवीएस शिक्षण में आकलन और मूल्यांकन भी बच्चों का कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह करना चाहिए। ईवीएस शिक्षण में परियोजना विधि, जिसमें कोई किसी विषय वस्तु पर छात्र को हम जानकारी अलग अलग स्रोतों से जुटा करके लिखने के लिए कहते हैं, बच्चा प्रोजेक्ट तैयार करता है, फिर कक्षा में प्रदर्शन करता है। तो ईवीएस शिक्षण में परियोजना विधि महत्वपूर्ण है। क्षेत्र भ्रमण विधि, बच्चे को वास्तविक पर्यावरण में ले जाकर के चीजों को दिखाना, समझाना, वो भी महत्वपूर्ण है। और अन्वेषण विधि, यानी बच्चे पर्यावरण के वैज्ञानिक पक्षों को खोज सके, अन्वेषण कर सके ज्ञान का। तो ये 3 विधि आपको पर्यावरण अध्ययन के लिए ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए अन्य विषयों की तरह ईवीएस शिक्षण में भी बच्चों का सतत और व्यापक आकलन या मूल्यांकन होना चाहिए। और बच्चे द्वारा कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर की गई जो गतिविधियां हैं उनका अवलोकन करके बच्चों का हमको आकलन, मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए ईवीएस शिक्षण में हमेशा, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने में हमेशा बच्चों को आपसी चर्चा करने का अवसर देना चाहिए। बच्चे को प्रश्न पूछना चाहिए। बच्चे को अपने अनुभवों को लिखकर व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। बच्चे को सोचने और करके सीखने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चे को ज्ञान का पता लगाने के लिए कहना चाहिए। ये सब चीज ईवीएस शिक्षण में हमेशा पॉजिटिव चीज होता है और इनको हमें ध्यान में रखना है। ईवीएस शिक्षण 3 तरह से होता है। एक होता है पर्यावरण में शिक्षा, यानी बच्चे को वास्तविक पर्यावरण में ले जाकर पर्यावरण के बारे में बताना पर्यावरण में शिक्षा कहलाता है। जैसे कि बच्चे को पेड़ पौधे के बारे में ही बताना है तो उसे विद्यालय की वाटिका में, गार्डन में लेकर चले गए और वहां बच्चों को हम पेड़ पौधे, फूल पत्ती इस सब के बारे में क्या किए, बताए, तो वो आपको पर्यावरण में शिक्षण हो जाएगा। यानी पर्यावरण के बीच जाकर यदि पर्यावरण बच्चों को सिखाया जाता है तो वो पर्यावरण में शिक्षण कहलाता है।
और यदि कक्षा के अंदर ही बच्चों को पर्यावरण के विषय में जानकारियां दी जाती है तो वो पर्यावरण के बारे में शिक्षण कहलाता है। और यदि पर्यावरण हमारा कैसे सुरक्षित रहे इसके लिए बच्चों को सजग किया जाता है तो उसको पर्यावरण के लिए शिक्षा कहा जाता है। तो 3 तरह से पर्यावरण की शिक्षा होती है। देखिए ईवीएस शिक्षण में मानचित्र शिक्षण का जो उद्देश्य है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। आप लोग जानते हैं कि मानचित्र जो है माना गया क्या होता है, चित्र होता है। मानचित्र हमेशा एक पैमाने से बनता है, मानचित्र का एक स्केल होता है। वह स्केल यह बताता है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर वास्तव में कितनी दूरी को व्यक्त कर रहा है ना। जैसे किसी मानचित्र का पैमाना 1:100 है तो इसका मतलब है कि मानचित्र में दो स्थान के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर है तो उसकी वास्तविक दूरी जो है वो 100 मीटर है या 1000 किलोमीटर है, जो मान के हम चलेंगे उतना है। ठीक है। मानचित्र का जो अवयव होता है उसमें दिशा, दूरी और प्रतीक, दिशा, दूरी और प्रतीक, ये मानचित्र के 3 अवयव होते हैं। बच्चों को मानचित्र शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे स्थान और दूरी का सापेक्ष ज्ञान क्या कर सके, प्राप्त कर सके। बच्चे आसान मानचित्र खींच सके। हाँ, बच्चों से बिल्कुल सटीक और शुद्ध मानचित्र खींचने की कल्पना हम नहीं कर सकते। ऐसी अपेक्षा हमें बच्चों से नहीं रखना चाहिए। पर्यावरण के लिए शिक्षा है सोनी कुमारी कि पर्यावरण हमारा किस तरह से सुरक्षित रहे, इनके लिए जो शिक्षा दी जाती है बच्चे को, उसको पर्यावरण के लिए शिक्षा कहा जाता है। ठीक है। लेकिन 1 to 5 का बच्चा एकदम अप्रोप्रिएट बिल्कुल शुद्ध मानचित्र खींच पाएगा, हम इस चीज की अपेक्षा उससे नहीं कर सकते हैं। देखिए मानचित्र एक द्विविमीय 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जबकि ग्लोब जो है वह एक त्रिविमीय नमूना है। ग्लोब में ऊपर नीचे बाएं दाएं नहीं होता, ये तो पूरा पूरा गोल होता है ना। तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का त्रिविमीय नमूना है और इस पर ऊपर नीचे बाएं दाएं नहीं होता। ग्लोब में भारत का उल्टा अर्जेंटीना है। ग्लोब लेकर के देखिएगा आप तो भारत का उल्टा कौन नजर आएगा, अर्जेंटीना देश नजर आएगा। भारत में दिन होंगे तो वहां पर रात होंगे। इससे कम अंतर भी आपको हो सकता है ना। तो ये आपको ग्लोब होता है। यहाँ पर लास्ट में बाला लिखा हुआ है। बाला क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बाला। ठीक है, यानी विद्यालय के भवन को सीखने की सामग्री के रूप में बदलना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स न, बच्चों के विद्यालय के भवन को बच्चों के सीखने की सामग्री के रूप में बदलना बाला कार्यक्रम कहलाता है। यह कार्यक्रम आपको आजकल भी चलाया जा रहा है। जैसे कि विद्यालय के भवनों का रंग रोगन, उस पर चित्रकारी, बहुत सारी आकर्षक चीजें बनाई जाती है दीवारों पर, जिससे वो दीवार जो है विद्यार्थी के सीखने की सामग्री के रूप में क्या आ पाए, काम आ पाए। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को बिल्डिंग कहा जाता है। देखिए आप सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि ईवीएस में 15 प्रश्न पेडागोजी सेक्शन से होते एवं शेष 15 प्रश्न फैक्चुअल होते हैं न। बाला का फुल फॉर्म पूछ सकता है। और पूर्व की परीक्षाओं में फैक्चुअल प्रश्न केवल वर्ग 3, 4 पाठ 5 के एनसीईआरटी की किताब आसपास में शामिल तथ्यों से आते थे, किंतु 2021-22 में जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुई, इनमें बहुत सारे प्रश्न जो है कुछ अतिरिक्त सिलेबस से भी पूछा गया। और वर्ग 3, 4, 5 के अलावे जो बच गया, वर्ग 3, 4, 5 वाला नोट तो पार्ट 2 के रूप में है, तो इनके अलावे जो कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें बच गई है तो उनको इस नए नोट्स में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिनको आपको पढ़ना है और याद रखना है। देखिए अम्लीय वर्षा हेतु जो उत्तरदायी गैस है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। हालांकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 भी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, लेकिन सर्वाधिक उत्तरदायी अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ताजमहल का जो संक्षारण हो रहा है, उसका कलर जो डिस्कलर हो रहा है, उसमें भी आपको
अम्लीय वर्षा क्या है, एक कारण है। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, ठीक है, इन सब का कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आवाज नहीं जा रही है? कितना देर से नहीं आ रही थी? अच्छा, बहुत सारे लोग ओढ़ा नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं। 1 सेकेंड नहीं आई, फिर आ रही है तो ठीक है। ओके ओके ओके, इतने सारे लोगों के पास जा रही है तो अच्छी बात है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला मुख्य गैस तो CO2 है, लेकिन CO2 के अलावे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब भी ग्रीन हाउस पैदा करने वाली क्या है, गैस है। हमारा हमारे चारों ओर जो वायु है वह आपको विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है। और वायु में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और शेष अन्य गैसें होती है। हमारा जो वायुमंडल है, इनकी 5 परत है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, जो कि ऋतु ऋतु और मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। उससे ऊपर है आपको समताप मंडल, जहां पर एक जैसा मौसम रहता है। वायुयान जो है वह समताप मंडल से ही उड़ान भरते हैं। उससे ऊपर है ओजोन मंडल, जो पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। उससे ऊपर है आयन मंडल, जो कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। बहिर्मंडल का कोई खास काम नहीं है। ये आपको वायुमंडल की 5 परतें हो गई। अब देखिए, जो भूपर्पट्टी है हमारा, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है उसको भूपर्पट्टी कहते हैं। भूपर्पट्टी में आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है 46%। उनके बाद मध्यम मंडल, वो मध्य मंडल जो है ना, समताप और ओजोन, ओजोन को मिक्स करके, हालांकि कुछ किताब में ओजोन को मध्य में रखा गया, कुछ में ओजोन को समताप में रख करके उससे ऊपर मध्य मंडल कहा गया है। ठीक है, तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन आपको 46%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8% और लोहा 6% पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा धातु के रूप में एल्युमिनियम पाया जाता है भूपर्पटी में, और तत्व के रूप में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है ना। देखिए, धरती पर 3 तरह की स्थलाकृति जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है: पहाड़, पठार, मैदान। पहाड़ जो है वह अधिकतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। वहां पर वन और वन्य प्राणी बहुत ज्यादा मिलते हैं। वन्य संसाधन के लिए यह महत्वपूर्ण है। पठार मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो कि खनिज संसाधन के लिए ज्यादा फेमस है। और मैदान निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो कृषि कार्य के लिए ज्यादा फेमस है। उनका पिंड उपग्रह भस्म हो जाता है ना। क्या था क्वेश्चन? कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था कि किस ग्रह में, किस परत में जाकर उनका पिंड उपग्रह भस्म हो जाता है ना। तो इसमें जो है, जो सही उत्तर होना चाहिए, मध्य मंडल दिया हुआ था क्या आंसर में? हाँ, मध्य मंडल ही होगा। ये मध्य मंडल कहते किसको है, तो समताप से ऊपर, ये आयन मंडल से नीचे वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसी को मध्य मंडल कहते हैं। और ओजोन परत समताप से थोड़ा सा ही ऊपर है,
उससे ऊपर आपको मध्य मंडल है। ठीक है, चलिए आगे है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। केचुआ और सर्प, केचुआ और सर्प दोनों को किसानों का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक खाद है जो कि पौधे और जंतु अपशिष्टों से केंचुए की सहायता से क्या होता है बनता है। यह मिट्टी पर दुष्प्रभाव नहीं डालता और वर्मी कंपोस्ट में कोई गंध भी नहीं होती है। ड्रिप सिंचाई जो है पौधों के जड़ों तक नदी के माध्यम से बूंद बूंद पानी पहुंचाना, जिससे पानी का क्षति नहीं हो, तो उसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। किसी चीज जैसे मिट्टी के बर्तन को आग में पकाना क्या कहलाता है आपको? बेक करना कहलाता है ना। देखिएगा किताब में कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, सब कुछ याद ही रहता है पढ़ाएंगे तो। तो किसी चीज जैसे मिट्टी का बर्तन आदि को आग में पकाना जो है क्या कहलाता है? बेक करना कहलाता है। उनके बाद फ्लोरा किसको कहते हैं? जो भी आपको वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उसको फ्लोरा कहते हैं। किसी एक क्षेत्र में एक विशिष्ट समयावधि में जो भी पौधे पाए जाते हैं उसको फ्लोरा कहते हैं। और इसी तरह किसी खास क्षेत्र में खास समय में जो भी जंतु पाए जाते हैं उसको फौना या प्राणी जात कहते हैं। फौना हो गया प्राणी जात एनिमल, और फ्लोरा हो गया प्लांट। कौन किसका उदाहरण है इसको याद रखिएगा। कॉकरोच, टिड्डा, मच्छर ये सब कीट या कीड़ा का उदाहरण है। उल्लू, कोयल, कबूतर ये सब पक्षी का उदाहरण है। कछुआ, छिपकली, सांप, मगरमच्छ ये सब सरीसृप का उदाहरण है, रेप्टेलिया का। और चमगादड़, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य ये सब आपको स्तनधारी का मेमेलिया का उदाहरण है जो बच्चे जन्म देती है। बच्चा पैदा करने वाला जो भी जंतु है उसको जरायुज कहते हैं, और जो अंडा देता है उसको हम अंडायुज कहते हैं। मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। मछली का पालन करना पीसी कल्चर कहलाता है। अंकिता दे दी 80 किलोमीटर। और उद्यान बागवानी का जानकारी हासिल करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। रखना पड़ेगा। मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन करना सेरीकल्चर, मछली का पालन करना पीसीकल्चर, उद्यान के बारे में बागवानी के बारे में जानकारी लेना हॉर्टिकल्चर, फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर। अब आप लोग जानते हैं कि रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपको ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। ए बी, ए बी, ओ। ओ जो है वह सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर है। यानी ओ ब्लड ग्रुप जिसका है वह किसी को भी खून दे सकता है। और ए बी जो है वह सार्वत्रिक ग्राहक है, रिसिप्टर है, वह किसी का भी खून ले सकता है। ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राहक है और ओ जो है सार्वत्रिक दाता है ना। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। अब इसमें है कि माता पिता का रक्त समूह किस प्रकार का होगा, तो बच्चे का रक्त समूह कैसा होगा। तो देखिए ओ से ओ का यदि मिलन होगा तो ओ होगा, यानी माता और पिता दोनों का ओ हो तो बच्चा का भी क्या संभावना हो सकता है कि बच्चा का संभावना हो सकता है कि ओ होगा।
क्या संभावना नहीं हो सकता है? तो ए बी और ए बी होने की संभावना नहीं हो सकता है। इसी तरह ओ से यदि ए का मिलन हो तो या तो ओ होगा या तो ए होगा। यदि ओ से बी का मिलन हो तो या तो ओ होगा नहीं तो बी होगा। यदि ओ से ए बी का मिलन हो तो ए या बी दोनों हो सकता है। यदि ए से ए का मिलन हो तो ए तथा ओ हो सकता है। यदि बी से बी का मिलन हो तो बी तथा ओ हो सकता है। ए से ए बी का मिलन हो तो ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा ध्यान से देख करके। तो जिनको याद रहेगा याद रहेगा, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछवे करेगा। तो याद रहेगा तो ठीक है, यदि एक आध मार्क पूछ दिया तो वह जवाब दे दीजिएगा। जिनको नहीं रहेगा याद, जिनका दिमाग कमजोर है, तो इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, बिट्टी कंचर अंगूर की खेती कहलाती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बिट्टी कंचर अंगूर की खेती, ठीक है। अब जो है राज्य और उससे संबंधित चित्रकला, न मधुबनी चित्रकला बिहार का फेमस है। पटना कलम भी बिहार में ही चित्रकला का नाम है। मेवाड़ चित्रकला राजस्थान में, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में, वर्णी चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है, पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है, थंका चित्रकला तिब्बत से संबंधित है, पिथोरा चित्रकला गुजरात से संबंधित है, कलकत्ता कालीघाट चित्रकला कलकत्ता से संबंधित है। अब मंडाना और फन मानचित्र राजस्थान से संबंधित है। बरनी पट्टचित्र ये सब पूछा है एग्जाम में न। मधुबनी बिहार का, कलमकारी आंध्र प्रदेश का, मेवाड़ चित्रकला राजस्थान का, बरनी महाराष्ट्र का, पट्टचित्र उड़ीसा का, पिथोरा गुजरात का, कालीघाट कलकत्ता का। इतना याद रखिए। अब अलग अलग राज्यों में फसल कटाई के समय जो पर्व मनाया जाता है उनको भी देख लेते हैं। मकर संक्रांति धान की कटाई के बाद समूचे उत्तर भारत में मनाया जाता है। बिहू का त्योहार असम में मनाया जाता है। ओणम भी फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोहरी और बैसाखी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मनाई जाती है। उगादी दक्षिण भारत में मनाई जाती है। बीसू कर्नाटक में मनाई जाती है। ये सबको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद रह जाएगा। अब कहाँ का कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। पायका और छौ झारखंड का है। जात्रा और कीर्तन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का है। रासलीला उत्तराखंड का है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। विदेशिया और जट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। चेरांग मिजोरम का लोक नृत्य है। जनजाति और राज्य, देखिए भील जनजाति भारत के बहुत सारे राज्यों में पाई जाती है। गुजरात और मध्य प्रदेश में उसकी संख्या ज्यादा है। गद्दी भी बहुत सारे राज्य में पाई जाती है, लेकिन हिमाचल और कश्मीर में उसकी संख्या ज्यादा है। गोंड की संख्या आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में ज्यादा है। गारो और खासी जनजाति मेघालय में मिलती है। बंजारा जनजाति गुजरात और महाराष्ट्र में पर्याप्त संख्या में है। मिजो और कुकी जनजाति मिजोरम में है। सहरिया जनजाति राजस्थान से रिलेटेड है। चांगपा जनजाति लद्दाख में है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन राज्य है उनकी क्या राजधानी है, जो कौन केंद्र शासित प्रदेश है उनकी क्या राजधानी है, इसको तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार
मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो इस ट्रिक के सहारे इन 8 राज्यों का नाम आप याद रख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से आसानी से सरगन जाते उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कागज, लकड़ी, छिलका, ये सब। और ऐसे पदार्थ जो कि नहीं सरते गलते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, डीडीटी, तो उसको जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। टाइफाइड, पीतन जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। टाइफाइड, हैजा, टीबी और निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन, यह एक रसायन है आपको। उसके बाद रेबीज, कैंसर, एड्स, कोरोना, पीलिया, ये सब विषाणु के कारण होता है। सर्दी जुकाम भी विषाणु के कारण होता है। मलेरिया, कालाजार, पेचिश, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। दाद, खाज, खुजली कवक के कारण होता है। फाइलेरिया या हाथी पांव का रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कृमि के कारण होता है। बोटुलिज्म नाम का रोग भोजन विषाक्तन के कारण होता है। ऐसे रोग जो बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उनको संसरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे हैजा, कोरोना, ये सब। और जो नहीं फैलते हैं टच के द्वारा उसको असंसरणीय रोग कहते हैं, जैसे एड्स, कैंसर, ये सब। मानव का पोषण 5 चरणों में होता है। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। फिर भोजन का आमाशय छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत की दीवारों से पाचक तत्व का अवशोषण होता है ब्लड के द्वारा। फिर ब्लड के अंदर ये पोषक तत्व का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह बड़ी आंत होते हुए मलाशय से बाहर निकल जाती है, जिसको बहिष्करण कहते हैं। पीपल ऐसा पौधा है जो दिन और रात हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो सिंह के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है, जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी जीव जाति को उसके वास्तविक पर्यावरणीय क्षेत्र में सुरक्षित रखना इन सीटू प्रयास कहलाता है। और जीव जाति को कृत्रिम परिवेश बना करके सुरक्षित रखना एक्स सीटू प्रयास कहलाता है। जैसे चिड़ियाघर सब जो बनाया गया है तो वह कृत्रिम रूप से जंगल स्थापित कर वहां पर जानवरों को लाकर रखा गया है, तो ये आपको एक्स सीटू प्रयास कहलाएगा। लेकिन जैसे बहुत सारा जंगल को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर वहां के जीव जंतु की रक्षा की जाती है, तो इसको इन सीटू प्रयास कहा जाता है। जो भी जीवों की वह प्रजाति जो संकटापन्न है, जिनकी संख्या नाम मात्र की बच गई है, जो भविष्य में विलुप्त होने वाला है, उसको एक अलग सूची, रेड डाटा सूची में संग्रहित किया गया है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई महिला है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक है, जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से अरब सागर के तट पर अरब सागर कहलाती है, और अरब सागर के तट पर जो भी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम दिया गया है, याद रखना पड़ेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, और तुलसी भी छोड़ती है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, ये सब अरब सागर में स्थित है, के तट पर या अरब सागर में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी के तट पर या बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है उसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि का नाम आता है। अचार को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है तो लवलन करना पड़ेगा, यानी नमक मिला करके उसको रखना पड़ेगा। मांस को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है तो निर्जलीकरण करना पड़ेगा, उसको सुखा करके रखना पड़ेगा। मछली को हिमीकरण कीजिए, बर्फ में रखिए तो सुरक्षित रहेगा। पनीर को हवा रहित बर्तन में यदि पैकिंग कीजिएगा तो वह लंबा समय तक सुरक्षित रहेगा। दूध को गर्म करिए, ठंडा करिए, यानी उसका पाश्चरीकरण करिए तो वह सुरक्षित रहेगा। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है रासायनिक परिरक्षक हैं। तो ये जो अभी 7 पेज का आप पीडीएफ पढ़े हैं,
इससे आपका, इसके रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिएगा तो आप 15-16 प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। शेष 3-4-5 के लिए पार्ट 2 वाला है पीडीएफ, जो कि कई बार पढ़ा है, आप लोग बहुत पढ़ते होंगे। हाथी का वजन कितना, ये वो 9-13, तो उसको जो है ना, उसका रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, यूट्यूब पर जो रिकॉर्डिंग है, तो उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, वो पार्ट 2 वाला को पढ़ लीजिएगा, तो ईवीएस आपका कैप्सूल कोर्स में खत्म हो गया। मैथ में आपको कैप्सूल कोर्स में आपका ईवीएस खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर चलना बाकी है, थ्योरी बोल रहे हैं। उसके बाद सीडीपी खत्म हो गया है। मैथ में आधा पेडागोजी पढ़ाए हैं, आधा बचा है, जो आज रात में क्लास लेकर के खत्म कर देंगे। तब बचेगा भाषा, हिंदी और संस्कृत, जिसको कि कल खत्म कर देंगे, थ्योरी पेपर। इधर जो है संस्कृत का आज एक क्लास अब इनके बाद होगा। फिर आज सोशल का भी क्लास जो है लेना है, सोशल का भी क्लास ले रहे हैं। और सोशल के क्लास में डायरेक्ट मेथड से आपको पेडागोजी पहले करवाएंगे, पेडागोजी सोशल का स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उनके बाद थ्योरेटिकल चलेगा। ठीक है, पेडागोजी 20 नंबर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इधर 90 नंबर 90-20 110 हो जाएगा। साइंस का भी समय देंगे अनामिका, देख रहे हैं ना कितना फास्ट कर रहे हैं, लेकिन अब बेरी बेरी न होगा। तो अब कौन सा समय रखा जाए आप लोगों को क्लास के लिए, संस्कृत के लिए कौन सा क्लास समय रखा जाए? बिल्कुल 4 से 5 रख देते हैं। बीच में जो 2 घंटा समय आपको बच रहा है, इस समय में आप वो जो 1 घंटा वाला पर्यावरण का वीडियो भेजे हैं, चाहे किसी को कितनों याद है, फिर भी एक बार उसको सुन लीजिए। ठीक है, वो वीडियो सुन लीजिए। और फिर 4 से 5 आप लोगों को संस्कृत में बहुत सारा, जितना संभव हो पाएगा, कम से कम 40-50 पेडागोजी के क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेंगे। रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, नींद लग गया था तो। ठीक है, 4 से 5, 3:30, 3:30 से 4:30 ना। ठीक है, 24 घंटा ऑक्सीजन देती है तो अच्छी बात है, तुलसी के पौधा के पास बैठना है। 4 से 5 ही रहेगा। सोशल का शाम में रहेगा। सोशल का टाइम शाम में कह देंगे, मैसेज कर देंगे ग्रुप में। चलिए आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आस्थावान स्टूडेंट, आस्थावान स्टूडेंट, हाँ 4 से 5 में संस्कृत हो। आस्थावान स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं, गुड्डी बताइए। आस्थावान व जो आस्था रखे पढ़ाई पर, टीचर पर, व्यवस्था पर। अब क्या संदर्भ है उसका, चंचला पीडीएफ से ज्यादा समझिए ना, पहले आज क्लास कीजिए ना, पेडागोजी का पीडीएफ मिल जाएगा, आज बना लेंगे सोशल का, आज बना लेंगे, घबराइए नहीं।
जिसका फर्स्ट पेपर रिजल्ट आएगा उसका आएगा तो दोनों पेपर आएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए 4 बजे मिलते हैं।